आए दिन हम भाषाओं के नाम पर झगड़े सुनते रहते हैं। कभी हिंदी उर्दू कॉन्फ्लिक्ट, कभी हिंदी मराठी कॉन्फ्लिक्ट, तो कभी हिंदी तमिल को लेकर झगड़े। आए दिन न्यूज़ हेडलाइंस में पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर सोशल मीडिया हर जगह नजर आते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स। पर भाषाओं के ये झगड़े होते क्यों हैं? और हिंदी को लेकर आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? अगर हम जरा सा इस पॉलिटिक्स के पर्दे के पीछे देखें और अपनी भाषाओं का असली इतिहास जानने की थोड़ी कोशिश करें, तो हम गलत नैरेटिव से खुद को बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हमारी भाषाओं का हिस्टोरिकल रूट और उसके एवोल्यूशन को ही देखेंगे, आसान सी भाषा में, लेकिन कि कैसे ये भाषाएं बनी, कैसे आज की हिंदी और उर्दू का बनना ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही हिस्सा था, और कैसे भाषाएं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का बहुत अहम हिस्सा बन गई हैं, और कैसे आज पॉलिटिशियंस इसे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, पर ये सब एक ही रूट से नहीं निकलती हैं। एक रूट है इंडो आर्यन भाषाओं का, जो संस्कृत से निकली, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और अवधी जैसी और भी बहुत सारी भाषाएं आती हैं। दूसरा रूट है द्रविडियन भाषाओं का, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम आते हैं, जिनका स्ट्रक्चर ज़्यादा पुराना है, जिसने टाइम के साथ इंडो आर्यन भाषाओं जैसे खुद को बदला नहीं, पर कल्चरल एक्सचेंज के साथ संस्कृत के कुछ वर्ड्स को अडॉप्ट जरूर कर लिया इन भाषाओं ने। इसीलिए साउथ की भाषाएं मुश्किल भी ज्यादा होती हैं नॉर्थ की भाषाओं के कंपैरिजन में। पर भाषाएं बदलती क्यों हैं? सिंपल सी बात है, लोग वही भाषा अडॉप्ट कर लेते हैं जो बोलने में आसान हो और जो कम्युनिकेशन को एक्सेलरेट कर सके। मुश्किल शब्द धीरे धीरे छूट जाते हैं और भाषा नया रूप ले लेती है। शुरुआत में संस्कृत, जो कि 3000 से 1500 BCE तक थी, उससे पाली इवॉल्व हुई 500 BCE के आसपास, जिसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए। फिर पाली से प्रकृत इवॉल्व हुई 300 BCE से 600 CE के आसपास, जिसमें महाराष्ट्री प्रकृत से मराठी बनी, सौसेनी प्रकृत से गुजराती बनी और मगधी प्रकृत से ओडिया बनी। उसी दौरान प्रकृत से अपभ्रंशा भी इवॉल्व हुई 600 से 1200 CE के आसपास, जिससे हिंदी बनी। उस वक्त खड़ी बोली जानी जाती थी 1000 CE के आसपास। और मुगल एरा तक बहुत सारी भाषाएं इवॉल्व हो रही थी, जैसे खड़ी बोली, मराठी, गुजराती, बंगाली, अवधी और भी बहुत सारी भाषाएं। और टाइम था अकबर का। अकबर ने इंडिया के डाइवर्स कल्चर और रिलीजन को एक साथ रखने और जोड़ने की पुरजोर कोशिश की, जिसका असर भाषा पर भी था। अकबर के दरबार में पर्शियन भाषा बोली जाती थी और खड़ी बोली नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर हो गई थी। अकबर के दरबार में पोएट्स, सिंगर्स जैसे तानसेन और बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज से खड़ी बोली पर्शियन को अडॉप्ट करने लगी, और उसी से फिर अकबर ने इतने डाइवर्स कल्चर और रिलीजन को आपस में जोड़ने के लिए उस वक्त की कॉमन भाषा खड़ी बोली, उसमें पर्शियन के और अरेबिक के वर्ड के अडेप्शन से एक नई भाषा को अनाउंस किया, जिसे हिंदुस्तानी या हिंडावी कहते हैं, जो इंडियन और पर्शियन के अमेलगमेशन से बनी थी। और हिंडावी या हिंदुस्तानी भाषा उस वक्त हर लिटरेट, स्कॉलर, पढ़े लिखे की भाषा थी, जो धीरे धीरे सब में कॉमन हो गई। आमिर खुसरो ने सबसे पहले हिंडावी में अपनी पोट्री लिखी और अकबर ने हिंदुस्तानी में महाभारत को ट्रांसलेट भी करवाया, जिसने हिंदुस्तानी भाषा की तो रीच को और एक्सपेंड किया ही, पर साथ ही साथ हिंदुस्तानी को और पॉलिश भी किया। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की भी एंट्री इंडिया में शुरू होती है, और यहीं से हिंदुस्तानी भाषा की डिवीजन का इतिहास भी शुरू होता है। अब हिंदुस्तानी से हिंदी और उर्दू बनने का भी एक दिलचस्प इतिहास है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो इंडिया में चल रहे एक ऐसे सिस्टम को देखकर हैरान हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। इतनी डाइवर्स भाषाओं को बोलने वाले, डाइवर्स रिलीजन्स को मानने वाले लोग एक साथ कैसे रह रहे हैं, और इतनी रिचनेस है जो वेस्ट में भी नहीं है। तो इंडिया को कॉलोनी बनाने का प्लान शुरू होता है, हालांकि जो इतना आसान काम तो नहीं था। ब्रिटिशर्स ये बात समझ गए थे, अगर इंडिया पर रूल करना है तो हिंदू और मुस्लिम्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो वहां से डिवाइड और रूल का असली खेल शुरू होता है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। कुछ इंसिडेंट्स को तो जस्टिस कटजू ने भी कई बार मेंशन किया है, जैसे रात को ब्रिटिश ऑफिसर्स पंडित को बुलाते और उधर मौलवी को बुलाते अलग अलग, और उन्हें पैसे दिए जाते अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए। और उसी रात को ही मंदिर में गाय मारकर फेंक दी जाती और दीवारों पर अल्लाह अकबर लिखते थे, और उधर मस्जिद में जय श्री राम लिखते थे। और जब लोग सुबह उठते तो वो पंडित और मौलवी उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते, और हिंदुओं को लगता मुसलमान बुरा है और मुस्लिम्स को लगता हिंदू बुरा है। और धीरे धीरे कम्युनल टेंशन बढ़ती गई
और ऐसे ही अलग अलग तरह की प्लानिंग की जाती थी कम्युनल रिफ्ट को क्रिएट करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने फेस्टिवल्स को भी इस्तेमाल किया, जैसे मुहर्रम और रामलीला को मैनिपुलेट किया ताकि राइट्स करवाए जा सके और हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड किया जा सके। पर उनकी हजार कोशिशों के बाद भी उन्होंने 1857 के रिबेलियन के बाद देखा कि हिंदूज और मुस्लिम्स अभी भी एक साथ लड़ रहे हैं, जो उनके लिए तो खतरनाक था। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और इंटेंसिफाई किया। अगर हिंदू मुस्लिम को अलग करना था तो भाषा को तो अलग करना जरूरी था। हिंदुस्तानी जो हिंदू मुस्लिम सभी बोलते थे, सबकी कॉमन भाषा थी, जो किसी स्पेसिफिक रिलीजन की भाषा नहीं थी। उसको दो भाषाओं हिंदी और उर्दू में बांटना इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक अहम हिस्सा था। और इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों में ये बात भरी गई कि उनकी भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। और दोनों हिंदू और मुस्लिम्स की तरफ से हिंदी और उर्दू को हिंदुस्तानी से निकालकर अलग भाषा बनाने की कोशिश जोरों से शुरू हो गई। और आखिर में फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में और उर्दू को नस्तलिक स्क्रिप्ट में स्टैंडर्डाइज करने को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने ये दिखाया कि वो हिंदू और मुस्लिम्स के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, पर असली खेल इन दोनों को अलग करने का वो पर्दे के पीछे से खेल रहे थे, जिसे हिंदू और मुस्लिम समझ नहीं पाए। हिंदुस्तानी से चुन चुनकर पर्शियन और अरबिक शब्दों को निकाला गया और संस्कृत के शब्द डाले गए, और उर्दू में ज़्यादा पर्शियन अरबिक शब्द इंक्लूड किए गए। पर दोनों का ग्रामर तो खड़ी बोली से ही था। 1900 में सर एंथनी मैकडॉनल ने देवनागरी को कोर्ट में अलाउ किया और हिंदी को हिंदू और उर्दू को मुस्लिम भाषा अनाउंस कर दिया गया। फाइनली ब्रिटिश अपने काम में सक्सेसफुल हो गए और हिंदूज को लगा कि वो जीत गए, उधर मुस्लिम्स को लगा कि वो जीत गए। पर जीत तो सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही हुई थी। पर हिंदी और उर्दू को तो अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों का बेस तो हिंदुस्तानी है, जो खड़ी बोली से बनी। आज हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं खाना खाऊंगी, ये हिंदुस्तानी है, ना कि प्योर संस्कृताइज्ड हिंदी। क्योंकि हिंदी में तो हम कहेंगे कि मैं भोजन ग्रहण करूंगी, पर हम भोजन ग्रहण करूंगी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। हम हिंदुस्तानी ही बोलते हैं, जो ना उर्दू है ना हिंदी है। अब 1947 में पार्टीशन हुआ, पर यह पार्टीशन लैंग्वेज के आधार पर नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने एक रिलीजियस स्टेट बनना चूज किया, जिसमें मुस्लिम्स रहेंगे, और इंडिया ने सेक्युलर डेमोक्रेसी चूज की, जिसमें सभी धर्मों के लोग रहेंगे। कोई रिलीजियस या कल्चरल डोमिनेटिंग स्टेट नहीं बनेगा इंडिया। सभी धर्म, भाषाओं और कल्चर्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। इस बेस पर इंडिया बना, भले ही आज के दिन कितने ही बिगड़े हुए हालात क्यों न हो। पर इंडिया के बनने का बुनियादी सच तो यही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, क्योंकि हिंदी वाइडली पॉपुलर लैंग्वेज थी, या यूँ कह ले कि हिंदुस्तानी वाइडली पॉपुलर लैंग्वेज थी। और इंग्लिश, जो स्टेट्स बिल्कुल भी हिंदी नहीं समझ सकते थे, और भाषा के नाम पर कोई डिस्पैरिटी ना हो कि उस लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी, हमारी लैंग्वेज को नहीं, इसलिए इंग्लिश, जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है, उसको चूज किया गया। और कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई गई हमारी, और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई स्टेट्स की। लेकिन सेंटर की लैंग्वेज हिंदी ही रखी गई। आज़ादी के बाद हिंदी को प्रमोट किया जाना शुरू हुआ, पर नॉन हिंदी स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और भी बहुत सारे, उन्होंने इसे हिंदी इम्पोजिशन समझा और भाषा को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। 1953 में आंध्र प्रदेश बना, जब पोट्टी श्रीरामुलु का हंगर स्ट्राइक और उनके डेथ के बाद भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड के लिए। आंध्रा के बाद लैंग्वेजेस को लेकर नॉन हिंदी स्टेट्स जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी की डिमांड कर रहे थे, वो इंटेंसिफाई हो गया। और 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला को भाषा के आधार पर अलग स्टेट बना दिया। गुजरात और महाराष्ट्र भी 1960 में भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स बना दिए गए। और सबसे रीसेंट स्टेट तेलंगाना, जो 2014 में बना, और ये सारे स्टेट्स भाषा के आधार पर अलग अलग रिकॉग्नाइज किए गए। लेकिन हिंदी को पूरे इंडिया में इम्पोज करने की कोशिश फिर भी दबे सुरों में चलती ही रही, और आज भी वही हिंदी इम्पोजिशन टाइम टू टाइम नजर आता है, जो नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाता है। अब ये इसलिए है क्योंकि सेंटर की यानी यूनियन की लैंग्वेज हिंदी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो हिंदी को बाकी के नॉन हिंदी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करे, ताकि कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हो हमारे पास इंग्लिश के अलावा, जो इंडिया का हो। और हिंदी को इसलिए चुना गया क्योंकि वो वाइडली स्पोकन लैंग्वेज थी। बहुत बड़े नंबर्स में हिंदी बोली और समझे जाने वाली भाषा है, भले ही टूटी फूटी तरीके से। पर नॉन हिंदी स्टेट्स में इसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि उनकी लैंग्वेज तो हिंदी से ज्यादा पुरानी है, तो
तो अगर हिंदी को प्रायोरिटी दी जाएगी तो उनके साथ डिस्पैरिटी होगी, और हिंदी के अलावा कोई एक नॉन हिंदी भाषा जैसे तमिल या तेलुगु या मराठी या कोई और, वो सिर्फ उस स्टेट के लोगों को ही आती थी, उसके अलावा तो सबको नहीं आती थी। पर हिंदी बहुत बड़े नंबर में ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ में, वेस्ट और साउथ में भी लोग बोल सकते थे और समझ सकते थे, इसीलिए हिंदी को चूज किया जा रहा था। और जब ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी तब एक कॉमन एग्रीमेंट पे थी, सबकी सहमति के साथ थी, ना कि फोर्सफुल तरीके से। पर धीरे धीरे हिंदी को नॉन हिंदी स्टेट्स पर फोर्सफुल तरीके से इम्पोज करने की कोशिश होती रही। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें हर स्टेट को 3 भाषाएं पढ़नी कंपलसरी थी, एक अपनी रीजनल भाषा जैसे तमिल, दूसरी इंग्लिश और तीसरी हिंदी या कोई और इंडियन भाषा, जिसका पर्पस भी यही था कि नॉन हिंदी स्टेट्स में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को लाया जा सके और लोगों को हिंदी इतनी आ सके कि वो एटलीस्ट समझ पाए, और हिंदी स्पीकिंग स्टेट साउथ की या ईस्ट या वेस्ट इंडिया की कोई भाषा सीख लें ताकि कम्युनिकेशन और आसान हो जाए। और इस तरीके से किसी भी स्टेट को ये ना लगे कि किसी एक भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और हिंदी को भी पूरे देश में कॉमन किया जा सके। और साउथ ने तो ये फॉर्मूला अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया, जैसे तमिलनाडु में तमिल, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं, पर नॉर्थ में अक्सर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, और तीसरी भाषा जैसे तमिल या तेलुगु या कोई और इंडियन भाषा की जगह संस्कृत को ही रख लिया गया। इससे कहने के लिए तो था कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को नॉर्थ अप्लाई कर रहा है, पर वो सिर्फ नाम के लिए था। उनको हिंदी के सिवा कोई और भाषा आती ही नहीं, संस्कृत नाम के लिए था, और इंग्लिश तो आप जानते ही हैं, जिससे नॉन हिंदी स्टेट्स में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगा, क्योंकि 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जो पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि हर एक स्टेट इसको सही से इम्प्लीमेंट कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ के स्टेट्स को छोड़कर, यानी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को छोड़कर, जिसका रिजल्ट था कि हिंदी स्टेट्स हिंदी के अलावा दूसरी भाषा नहीं सीख रहे थे और नॉन हिंदी स्टेट्स हिंदी पर काम कर रहे थे। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी के थ्रू घूम फिर कर हिंदी को ही प्रायोरिटी दी जा रही थी, जिससे नॉन हिंदी स्टेट्स में डिससैटिस्फैक्शन और बढ़ता गया, और इसीलिए तमिलनाडु में या दूसरे नॉन हिंदी स्टेट्स में एंटाई हिंदी प्रोटेस्ट बहुत लंबे टाइम तक चलते रहे। और एक बार फिर वही कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से इंटेंसिफाई होना शुरू हो गया है जब बीजेपी ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को री इंट्रोड्यूस किया है, उसमें कुछ चेंजेस करके। अगर देखा जाए तो साउथ का एजुकेशन अवेलेबल कराने में और पॉपुलेशन कंट्रोल में भी बेटर परफॉर्मेंस रहा है, और जीडीपी में साउथ का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, पर उन्हें ही कम फंडिंग भी दी जाती है और पार्लियामेंट में लगातार उनकी सीट्स कम की जा रही हैं। बीजेपी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने हिंदी को और पुश करने का प्लान इंटेंसिफाई कर दिया, जिससे नॉर्थ की मोनोपोली और बढ़ जाए। ग्रोथ के मैटर में तो नहीं, पर पार के मैटर में सेंट्रलाइज जरूर होती जा रही है, और ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स कंटिन्यू है। बीजेपी का 1 नेशन 1 कल्चर नैरेटिव हिंदी को नॉन हिंदी स्टेट्स पर इम्पोज करने की पॉलिसी है, जो सबकी सहमति से सबके कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को एक साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी से नहीं, बल्कि फोर्सफुल किसी एक लैंग्वेज को, रिलीजन को या कल्चर को पूरे इंडिया में डोमिनेट करने की पॉलिसी है, जिसको खुले तौर पर बीजेपी प्रमोट भी कर रही है, जो नॉन हिंदी स्टेट्स को उनकी आइडेंटिटी पर साफ साफ खतरा नजर आ रहा है, जो उनके कल्चर और लैंग्वेज और उनकी आइडेंटिटी को कमजोर करने की कोशिश नजर आती है। इसीलिए महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। पर ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ भाषा का ही नहीं है, पॉलिटिकल भी है। हर पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है, जो भी सत्ता में नहीं है, वो लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचती है, वो लोगों को ये यकीन दिलाती है कि उनकी आइडेंटिटी खतरे में है, चाहे वो रिलीजियस आइडेंटिटी हो, कल्चरल आइडेंटिटी हो या भाषाएं हो, जैसे तमिल या मराठी। ये सबसे आसान तरीका होता है मास सपोर्ट गेन करने का। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, चाहे स्टेट इलेक्शंस हो या लोकल इलेक्शंस हो, पार्टीज ऐसा नैरेटिव सेट करती हैं कि देश खतरे में है या हिंदी खतरे में है या मराठी खतरे में है या हिंदू खतरे में है, जैसी बातें शुरू कर दी जाती हैं। ये सब मास सपोर्ट के लिए होता है, ताकि लोग असली मुद्दों से भटक जाएं और लोग इमोशनल हो जाएं और काम के मुद्दे भूलकर अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए उन्हें ही वोट दें, जिससे वो पार में आ सकें और लोग अस वर्सेस देम की राजनीति में ही उलझे रहते हैं और पॉलिटिशियन सत्ता में बने रहते हैं। पर ये बात भी सही है कि चाहे वो हिंदी हो या हिंदुत्व हो, एक भाषा या एक कल्चर या एक रिलीजन डोमिनेटिंग स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया को। पर इसमें मुश्किल ये है कि इंडिया में तरह तरह की भाषाएं हैं, हजारों भाषाएं, और सिर्फ किसी एक भाषा को रिकॉग्नाइज करना, मतलब जिसकी वजह से इंडिया है उसी को खत्म करना, उसकी डाइवर्सिटी को खत्म कर देना है, फिर चाहे वो रिलीजन की ही बात क्यों ना हो।
क्योंकि हिंदुइज्म कोई मोनोलिथिक रिलीजन नहीं है। हिंदुइज्म खुद में ही इतना डाइवर्स है, इतनी ब्रांचेस हैं, इतना पुराना रिलीजन है कि उसकी कोई एक डेफिनेशन बाकी के रिलीजन्स जैसी नहीं है। और किसी एक डेफिनेशन को हिंदुइज्म की या इस एक रिलीजन को या किसी एक लैंग्वेज या कल्चर को रिकॉग्नाइज करना और डोमिनेंट बनाना इंडिया की आइडेंटिटी पर सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे देश की डाइवर्सिटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस देश की खूबसूरती भी है। जैसे बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, कोई गुलाब है तो कोई चंपा है तो कोई गुड़हल है तो कोई सूरजमुखी है, और सब अपने अलग अलग रंगों में खूबसूरत लगते हैं। क्या ये सारे फूल एक जैसे दिखेंगे तो आपको खूबसूरत लग पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके अलग अलग रंग, उनकी अलग अलग खुशबू ही उनकी खूबसूरती है जो उस बगिया को महकाती है। और हमारा देश वही बगिया है जिसमें अलग अलग रंगों के फूल अपनी खुशबू से पूरे बगिया को महका रहे हैं। इसीलिए मुझे, आपको और हम सबको मिलकर अपने इस देश की डाइवर्सिटी को न सिर्फ बचाना है पर इसको और भी मजबूत करना है।